शादी के 5 साल बाद पायल माँ बनने जा रही थी। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी, मगर उसका पति विनय कुछ खास खुश नहीं था। पायल अकेली ही डॉक्टर के पास जाती, अपने खाने पीने का ध्यान रखती और अगर कभी विनय को कुछ कहती तो काम का बहाना कर वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता। वह बड़ी बेसब्री से दिन गिन रही थी। बच्चे के आने से विनय को शायद कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। पायल ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। पायल के हाथों में गजब का कमाल था। जिसका भी मेकअप करती उसका हुस्न निखर जाता था। विनय एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। उसके अधीन 2-4 लोग काम करते थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। कंपनी में ग्राहक सेवा के लिए योग्यता के साथ साथ किसी मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व की जरूरत थी। एक दिन तीखे नैन नक्श वाली रोमा नौकरी के आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज़ और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और कुछ उसके पिछले अनुभव के आधार पर उसका चयन कर लिया गया। विनय के अधीनस्थ होने के कारण उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी विनय पर थी। रोमा उन लड़कियों में से थी जिन्हें योग्यता से ज़्यादा अपनी सुंदरता पर भरोसा होता है। अब तक के अपने अनुभव से वो जान चुकी थी कि किस तरह अदाओं के जलवे दिखाकर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आई रोमा कामयाबी की मंजिल छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वो समझ गई कि विनय उस पर फिदा है। फिर इस बात का वो भरपूर फायदा उठाने लगी। रोमा बहाने बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती जिन्हें विनय दूसरे लोगों से करवाता। अपने यौवन और शौक अदाओं के बल पर रोमा विनय के दिलो दिमाग में पूरी तरह उतर गई। पहले विनय ऑफिस से घर जल्दी आता था तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक पायल उसका इंतजार करती रहती और फिर अकेली ही खाकर सो जाती। कुछ दिनों से विनय के रंग ढंग बदल गए थे। ऑफिस में भी सज धज कर जाता। उधर इन सब बातों से बेखबर पायल नन्हे मेहमान की कल्पना में डूबी रहती। उसकी दुनिया सिमट कर छोटी हो गई थी। एक रोज धोने के लिए कपड़े निकालते वक्त उसे विनय की पैंट की जेब से मूवी के 2 टिकट मिले। उसे थोड़ी हैरानी हुई। विनय फिल्मों का शौकीन नहीं था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो पायल ही जबरदस्ती उसे खींच ले जाती। उसने विनय से इस बारे में पूछा। टिकट की बात सुनकर वह कुछ सकपका गया। फिर तुरंत संभल कर उसने बताया कि ऑफिस के एक सहकर्मी के कहने पर वह चला गया था। बात आई गई हो गई। इस घटना के बाद से विनय कुछ सतर्क रहने लगा। अपनी जेब में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। पायल की डिलीवरी का समय नज़दीक था। विनय ने उसके जाने का इंतजाम कर दिया। पायल अपनी माँ के घर चली आई। अपने मायके पहुँचने के कुछ दिन बाद ही पायल ने एक बेटी को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसके दिन रात बेटी के साथ बीतने लगे। इधर विनय पायल के ना रहने पर वो अब बिल्कुल आज़ाद पंछी था। उसकी और रोमा की प्रेम लीला परवान चढ़ रही थी। कुछ महीने बीते तो पायल ने विनय को फ़ोन करके बताया कि वो अब घर आना चाहती है। जवाब में विनय ने पायल को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। पायल को विनय की बात कुछ जची नहीं, मगर उसके कहने पर वो कुछ दिन और रुक गई। 2 महीने बीतने को आए, मगर विनय उसे लेने नहीं आया तो उसने विनय को बताए बिना खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे की घंटी पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो पायल को फिक्र होने लगी। आज संडे है, ऑफिस नहीं गया होगा, दरवाजे पर ताला भी नहीं है, इसका मतलब कहीं बाहर भी नहीं गया है, तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उसे दरवाजा खोलने में। पायल सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ से बच्चे को गोद में संभाले वो अनमनी सी खड़ी थी कि खटाक से दरवाजा खुला। एक बिल्कुल अनजान लड़की अपने घर में देखकर पायल हैरान रह गई। विनय ने पायल को यूं इस तरह अचानक देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया चेहरा और घर में एक पराई औरत को अपनी गैर मौजूदगी में देखकर पायल का माथा ठनका। गुस्से में पायल की तौरियां चढ़ गई। पूछा, कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ। विनय की चुप्पी से पायल को सब समझ आ गया। एक पल के लिए पायल को लगा कि वो घर छोड़कर चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि वह क्यों अपना घर छोड़कर जाए। यहाँ से जाएगी तो रोमा, जिसने उसके सुहाग पर डाका डाला। रोमा, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती।
इसलिए आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? रोमा कहीं नहीं जाएगी, विनय ने बीच में आते हुए कहा। विनय की सह पाकर रोमा विनय के साथ खड़ी हो गई तो पायल के तन बदन में आग लग गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रोमा की ढिठाई देखकर पायल से रहा नहीं गया। गुस्से की ज्वाला में उबलती पायल ने रोमा की बाह पकड़कर उसे लगभग धकेल दिया। तभी एक जोरदार तमाचा पायल के गाल पर पड़ा। वो सन्न रह गई। एक दूसरी औरत के लिए विनय उस पर हाथ उठा सकता है, वो सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आई। विनय के रूप में एक अजनबी वहां खड़ा था, उसका पति नहीं। विनय ने पायल के सामने ही रोमा की कमर में हाथ डाल दिया और एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चलो अच्छा हुआ जो तुम सब कुछ जान गई, तो अब यह भी सुन लो कि मैं रोमा से शादी करने वाला हूँ और यह मेरा अंतिम फैसला है। पायल आवाक रह गई। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता, विनय ने बिना किसी लाग लपेट के दो टूक जवाब दे दिया। पायल अपने ही घर में अपराधी की तरह खड़ी थी। जिस आदमी के साथ ब्याह कर वो इस घर में आई थी, वही अब उसका नहीं रहा तो उस घर में उसका हक ही क्या रह जाता है। बसी बसाई गृहस्थी उजड़ चुकी थी। विनय ने जब तलाक का नोटिस भिजवाया तो पायल पूरी तरह टूट गई। रह रह कर पायल को वो थप्पड़ याद आता जो विनय ने उसे रोमा की खातिर मारा था। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी थी उसे कफन पहनाना बाकी था। वक्त ने गम का बोझ कुछ कम किया तो पायल अपने आप में लौटी। अपने घर वालों पर बोझ होने के बजाय उसने फिर से नौकरी करने का फैसला लिया। पायल दिल कड़ा कर चुकी थी। नन्ही जान को अपनी माँ की देख रेख में छोड़कर काम पर जाने लगी। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आने लगी। ब्यूटी सैलून में उसके हाथों के हुनर के ग्राहक कायल थे। उसे अपने काम में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही पायल ने नौकरी छोड़ दी। अब वे खुद का काम शुरू करना चाहती थी। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर पायल को विनय से जो रुपए मिले उनमें अपनी कुछ जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो अपना सपना पूरा कर सकती थी। अपने सैलून के लिए जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर शेखर से हुई, जिसने पायल को शहर के कुछ इलाकों में कुछ जगह दिखाई। असमंजस में पड़ी पायल जब कुछ तय नहीं कर पाई तो शेखर ने खुद ही उसकी परेशानी दूर करते हुए एक अच्छी रिहायशी जगह में उसे जगह दिलवा दी। अपना कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया तो पायल शेखर की एहसानमंद हो गई। शेखर के प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस के पास ही पायल का सैलून खुल गया। आते जाते दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती। कुछ समय बाद उनका साथ उठना बैठना भी हो गया। शेखर पायल के अतीत से वाकिफ था, बावजूद इसके वो कभी भूल से भी पायल को पुरानी बातें याद करने नहीं देता था। उसकी हमदर्दी भरी बातें पायल के टूटे मन को सुकून देती। जिंदगी ने मानो हंसने मुस्कुराने का बहाना दे दिया था। दोस्ती कुछ गहरी हुई तो प्रेम के अंकुर फूटने लगे। शेखर ने पायल को बताया कि उसके घर वाले पुराने विचारों के हैं तो पायल को यकीन हो गया कि उसके तलाकशुदा होने की बात जानकर वे शेखर के साथ उनकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इधर विनय को रोमा से शादी करके उसके अहम को संतुष्टि तो मिली, लेकिन रोमा पायल नहीं थी। शादी के बाद भी रोमा पत्नी ना होकर प्रेमिका की तरह रहती थी। घर के कामों में बिल्कुल फूहड़ थी। उसकी फिजूल खर्ची से विनय अब परेशान रहने लगा था। कभी उस पर झुंझला उठता तो रोमा उसका जीना हराम कर देती, तलाक और पुलिस की धमकी देती। अब विनय का इश्क का भूत जल्दी ही सिर से उतर गया। पायल के साथ शादी के शुरुआती दिनों की कल्पना करके विनय के मन में बहुत से विचार आने लगे। वो एक बार फिर पायल के साथ के लिए उत्सुक होने लगा। किसी तरह पायल के घर और सैलून का पता लगाकर एक दिन वो पायल के फ्लैट पर आ धमका। एक अरसे बाद अचानक उसे सामने देख पायल चौंक उठी कि विनय को आखिर उसका पता कैसे मिला और अब यहाँ क्या करने आया है। कैसी हो पायल? बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में ही नहीं आ रहे। विनय ने उसे भरपूर नजरों से घूरा। पायल अब आधुनिक फैशन के कपड़े पहनने लगी थी। सलीके से कटे बाल और आत्मनिर्भरता के भाव उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे थे। उसका रंग रूप भी पहले की तुलना में निखर आया था। किस काम से आए हो? उसने बेहद उपेक्षा भरे लहजे में कहा। वह बोला, सुनो पायल, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। विनय के तेवर नर्म पड़ गए थे।
उसने पायल का हाथ पकड़ लिया। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा विनय के गाल पर पड़ा। पायल ने बिजली की फुर्ती से फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। विनय का चेहरा तमतमा गया। इस खातिरदारी की तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही पायल गुर्राई। आज के बाद दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह मत भूलो कि तुम अब मेरे पति नहीं हो और एक गैर मर्द मेरा हाथ इस तरह नहीं पकड़ सकता, समझे तुम? अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसे एक भद्दी सी गाली देकर विनय बोला, सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो, किस किस के साथ अय्याशी करती हो सब जानता हूँ मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत सारे शहर में उछाल सकता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूँगा। और फिर पायल को बदनाम करने की धमकी देकर विनय वहाँ से चला गया। पायल की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो तकिए पर सिर रखकर खुद पर रोती रही। जुल्म उस पर हुआ था, लेकिन कसूरवार उसे ठहराया जा रहा था। इस मुश्किल की घड़ी में उसे शेखर की ज़रूरत होने लगी। उसके प्यार का मरहम उसके दिल को सुकून दे सकता था। विनय किसी भी हद तक जा सकता है, यह पायल को यकीन था। वह चुप नहीं बैठेगा। अगर उसकी बदनामी हुई तो उसके सैलून के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। शेखर को कॉल लगाया तो इंगेज जा रहा था। पायल के पास उसका विजिटिंग कार्ड था। उसने पास से गुजरते ऑटो को हाथ देकर रोका और पता बताया। धड़कते दिल से पायल ने फ्लैट की घंटी बजाई। एक आंटी ने दरवाज़ा खोला। पायल ने उनसे शेखर के बारे में पूछा और अपना नाम पायल बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा बेटी तो तुम हो पायल, आओ अंदर आओ। सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वो भागकर किचन की ओर चल पड़ी। पायल को थोड़ा अटपटा सा लगा। वो बैठकर घर का एक एक कोना निहारने लगी। तभी आंटी आ गई। लो बहू, पहले यह मिठाई खाओ और यह पानी पियो। बहू। पायल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसका मतलब शेखर ने सब बता दिया है। लेकिन आंटी के अलावा उस घर में कोई नहीं था। शायद आंटी के पति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ना ही सिंदूर लगाया था और ना ही कोई श्रृंगार किया था। पायल, कल रात को ही शेखर ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बतलाया। मुझे तुम्हारे तलाकशुदा होने से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही तुम्हारी बच्ची से। पायल अचंभित होकर सुन रही थी। तभी उन्होंने आगे कहा, 30 साल पहले मेरा भी वही हाल हुआ जो तुम्हारा हुआ है। मैंने अपने पति को छोड़ा था। उसके बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा, ना ही मैंने दूसरी शादी की। लेकिन आज सोचती हूँ शेखर के सिर पर एक पिता का साया होना जरूरी था। कल बीत गया, लेकिन आज मेरे सामने है। जब मुझे पता चला तभी मैंने ठान लिया कि इस घर की बहू तो तुम ही बनोगी। तभी बेडरूम से शेखर को निकलता देख पायल हैरान हो गई। मतलब शेखर ने ही सारी प्लानिंग की थी ताकि मैं आंटी से मिल सकूं। मैडम, तो कब की शादी की डेट रखें? शेखर ने पूछा तो पायल शर्म से लाल हो गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।